नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल कुमार और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ घटना चक्र यूपीएससी का क्वेश्चन आंसर सीरीज। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें 10 क्वेश्चंस हिस्ट्री के होंगे, देन 10 क्वेश्चंस पॉलिटी के होंगे एंड देन 10 क्वेश्चंस फिजिक्स के होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आर्ट्स का भी सेक्शन को कवर करना है और हम लोगों को साइंस का भी सेक्शन को कवर करना है। इसी के लिए सबसे पहले हम लोगों ने साइंस में फिजिक्स को लिया है और इसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसका तरीका कैसे है वो आप लोग समझ लेंगे। पहले इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि टोटली यूपीएससी घटना चक्र के बेस्ड पे होगा। उसका 4 ऑप्शन रहेगा और 4 ऑप्शन में आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर को नोट करना है कॉपी में और उसके बाद फिर देखना है कि आप लोगों ने कितना आंसर सही किया है और उस हिसाब से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आंसर बाय उज्जवल कुमार, जनरल स्टडीज है ये, इसी के लिए मैंने इसे जनरल स्टडीज को लिखा है। अब आगे शुरू करने से पहले हमारा आज का कोट है। कोट ये है कि विच स्टेप हैव यू रीच टुडे। आप आज आपने कौन सा स्टेप को लिया। जैसे मान के चलिए कि आपको एक काम करना है तो उस हिसाब से आप क्या करोगे। आई वोंट डू इट, मैं इसे नहीं करूंगा। आई कैन नॉट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू डू इट, मैं इसे करना चाहता हूँ। हाउ डू आई डू इट, मैं इसे कैसे करूंगा। आई ट्राई टू डू इट, मैं इसे करने का कोशिश करूंगा। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा। यस आई डिड इट, मैंने इसे कर दिया। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोगों को आगे की ओर बढ़ना है कि कैसे हमको अपना गोल तक पहुंचना है। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का नया सेशन, जिसमें कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो इस ये है। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम था। ऑप्शन 4 है आपके पास, जिसमें पहला है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन और जमींदारी एसोसिएशन। तो देखिए अगर देखा जाए तो कांग्रेस की पहले भी काफी सारी राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ था, जिसमें कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी जो था वो था आपका जमींदारी एसोसिएशन। और 1838 में अगर देखा जाए तो जमींदारी एसोसिएशन ही बनाया गया था। ये जो जमींदारी एसोसिएशन है इसी को बनाया गया था। चूंकि जमींदारी एसोसिएशन के बारे में बोला जाता है कि ये इसी का इंग्लिश में अगर देखा जाए तो लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, और ये जो बनाया गया था ये बनाया गया था द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। द फाउंडर ऑफ लैंड होल्डर सोसाइटी वाज द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, और अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पहले की महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियां में सबसे पहला जो पार्टी था वो यही था, जिसका की नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। इस चीज को इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था ऑब्लिक संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। ठीक है, तो इसके बारे में अगर पूछा जाए तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो पता है आपको, द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। और कहाँ पे किया गया था तो कलकत्ता में किया गया था। इसका इंग्लिश नेम क्या था तो लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। और कब हुआ था तो 1838 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। दी दक्कन एसोसिएशन, दी इंडियन एसोसिएशन, दी मद्रास महाजन सभा, दी पूना सार्वजनिक सभा। तो इसका जो आंसर होगा ये है द पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, द पूना सार्वजनिक सभा के बारे में थोड़ा सा जान ले अगर हम लोग, तो देखिए पूना सार्वजनिक सभा को जो बनाया गया था ये दो महान लोगों के द्वारा बनाया गया था, जिसमें कि एक तो महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे के नाम से जाने जाते थे, और दूसरे थे जीवी जोशी, जिसको कि गणेश वेंकटेश जोशी के नाम से जाना जाता था। तो ये दो लोग थे जिन्होंने मिलकर के इसे बनाया था पूना सार्वजनिक सभा को। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा जान लिया जाए तो ये जान लो कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1875 में एमजी रानाडे तथा जीवी जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है, रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो इसके बारे में पता है कि पूना सार्वजनिक सभा के बारे में जितना भी क्वेश्चन आ सकता है वो हम लोग सारा का सारा को डील कर लिए इसमें। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो देखिए भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहला तो ऑप्शन है यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन के बारे में याद रखना कि इंडियन एसोसिएशन का जो स्थापना किया गया था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो देखा जाए, देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी यही है, यही शख्स है वो
अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड आईसीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन थे, सेकंड आईसीएस ऑफिसर अगर पूछा जाए तो सेकंड आईसीएस ऑफिसर थे वो इंडिया के, ठीक है ना, सेकंड आईसीएस ऑफिसर थे। फर्स्ट के बारे में आप लोगों को पता है कि फर्स्ट कौन थे, तो फर्स्ट जो थे उनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, वो पहले आईसीएस ऑफिसर थे, और ये जो थे सो सेकंड आईसीएस ऑफिसर थे, जिनका नाम था एसएन बनर्जी या सुरेंद्र बनर्जी। इनको इनकी पोस्टिंग भी हुई थी, इनकी पोस्टिंग हुई थी बांग्लादेश के एक जगह था सिलहाट नाम का, वहां पे पोस्टिंग हुई थी, जहां मजिस्ट्रेट का पोस्ट दिया गया था इनको, लेकिन मामूली भूल की वजह से इनको बाद में निकाल दिया गया था, ठीक है। तो इसके बाद के क्वेश्चन में अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। इसके बारे में ये है कि 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की, ठीक है। इसकी स्थापना, देखो कलकत्ता एक महत्वपूर्ण प्लेस है, इसीलिए इस चीज को याद रखना है। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एक महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी, ठीक है ना। अब जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। अब एक चीज याद रखना कि देखो मैक्सिमम अगर देखा जाए उस वक्त, तो अगर देखा जाए तो कलकत्ता में राजनीतिक पार्टियों का स्थापना हुआ था, फिर महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियों का स्थापना हुआ था, और फिर मद्रास में राजनीतिक पार्टियों का स्थापना हुआ था। तो इस चीज को देखो, तीन इंपॉर्टेंट जगह, इसीलिए ज्यादा मैक्सिमम कलकत्ता आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर आपका आता है मद्रास, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। इंडियन एसोसिएशन के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर होता है एस एन बनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? आप लोगों को पता है एस एन बनर्जी या सुरेंद्र बनर्जी थे वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख, देखिए है तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर सबसे महत्वपूर्ण संख्या के बारे में अगर बात किया जाए तो यही था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है। ये जो था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। अगर हम राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि इसका जो फाउंडिंग हुआ था वो हुआ था 1885 में, और इसके जो फादर एक तरह से बोला जाए तो एओ ह्यूम को बोला गया था, एओ ह्यूम को। एक्चुअल में कांग्रेस को अंग्रेजों का हितैषी बोला गया था, लेकिन उस तरीका से कांग्रेस ने काम नहीं किया, जिसके बाद से बहुत सारा चेंजेस हुआ है कांग्रेस में भी, जो कि आज आप आज भी देखने के लिए देख सकते हैं उस चीज को, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो इसका आंसर है 1874, 1874 में सुरेंद्र बनर्जी को सिविल सेवा से हटा दिया गया था। वही चीज जो हम आपको बताए थे, सुरेंद्र बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में हुई थी मजिस्ट्रेट के पद पर। यहाँ मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया था, ठीक है। होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सर्विसेज से हटाया गया था? आपको आंसर साफ साफ पता है, सुरेंद्र बनर्जी है इसका आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, लगता है कि ये गलत हम हाथी कर दिए हैं। चलिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। वो कौन थे? सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो ऑप्शन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नहीं, लंदन इंडिया सोसाइटी बिल्कुल नहीं, इंडियन एसोसिएशन नहीं, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। एक्चुअल में ये जो पार्टी थी इसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। और अगर कहा जाता है कि ये जो दोनों पार्टियां थी वो पैरेलली चलती हैं, जैसे कि कांग्रेस का अगर एक जगह पे चल रहा है मीटिंग, तो साथ ही साथ पैरेलली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मीटिंग चलता था, लेकिन रातों रात विलय हो गया था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, चुपचाप से कांग्रेस में ही जाकर के वो विलय हो गए थे, ठीक है। क्योंकि दोनों का सोच लगभग लगभग एक था, दोनों आजादी के लिए ही काम कर रहे थे, तो दोनों सोचे कि चलिए हम लोगों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, इस वजह से दोनों ने एक साथ अपना हाथ को मिलाया और अपना आगे की तरफ बढ़ेगा। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंबई में 1885 ईस्वी के बड़े दिन के सप्ताह में बैठी। इसका सभापतित्व डब्ल्यू सी बनर्जी बिल्कुल भी नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया था। चूंकि आप लोगों को पता है कि पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ ही था बंबई में, और जिसके की हेड थे डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। करीब करीब उसी समय सुरेंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालीन एवं स्वतंत्र थे तथा दोनों में
के भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में उसके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी न थी। अधिवेशनों के ठीक पहले आकर यह जानकारी दी गई। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए तथा दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। यह स्पष्टता अवांछनीय था कि दो ऐसे संघ हो जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करें। यह राष्ट्रीय एकता की भावना की वृद्धि का जबरदस्त सबूत था कि 1886 में बिना किसी कठिनाई के भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस चुपचाप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पता है और भारतीय ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? देखिए यहाँ पे स्टार मार्क है, इसीलिए हम आपको दिए थे कि मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना की गई थी ना, वो 1885 में की गई थी। ठीक है, मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना की गई थी वो 1885 में की गई थी। ठीक है, सॉरी 1884 में की गई थी, नॉट 1885, 1884 में की गई थी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं फिजिक्स के सॉरी पॉलिटी की तरफ। पॉलिटी में जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है, आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो अनुसूचियों से कर रहे हैं और इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां थी। एक चीज को याद रखना कि जब भारतीय संविधान बनाई गई थी ना, तो उस समय इसमें 8 अनुसूची थी, टोटल 8 अनुसूची थी। लेकिन संविधान का संशोधन करके बाकी का 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया था, जिसमें कि 9 था, 10 था, 11 था और 12 था। अगर आपसे बोला जाता है कि सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या हुआ था, तो सबसे पहला जो संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसी में आपका नाइन्थ शेड्यूल को इसमें जोड़ दिया गया था, 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ दिया गया था। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी, कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में है कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। चलिए बी नंबर। अच्छा, इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आईएएस प्री 2005 का है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारत के संविधान में 20 नहीं बल्कि 22 भाग हैं, याद रखिएगा। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं? जी नहीं, भारत के संविधान में कुल 390 नहीं 396 अनुच्छेद हैं, इस चीज को भी याद रखिएगा। और भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। बिल्कुल भी सही है कि संविधान का संशोधन करके ही ना जोड़ा गया था आखिर। तो इसका जो आंसर होगा वो केवल सी नंबर होगा कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत ही जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों को की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो देखिए, राज्य के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा के बारे में बात किया जाए तो ये आपकी पहली अनुसूची है जो आपको ये सारे बातों के बारे में बताती है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए। ए नंबर। धीरे धीरे हम लोग आगे करते जाएंगे। देखिए, पहली अनुसूची के बारे में बात किया जाए तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करती है। दूसरी अनुसूची आपको पता है कि सैलरीज के बारे में बात करती है, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बात करती है। तीसरी जो अनुसूची है सो शपथ के बारे में बात करती है कि जो शपथ लेते हैं, लेकिन याद रखना इसमें वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और गवर्नर का शपथ नहीं आता है, याद रखिएगा। गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ये तीन का शपथ नहीं आता है, क्योंकि उनके लिए एक इंडिविजुअल आर्टिकल ही बनाया गया है, इसलिए इसको तीसरी अनुसूची में नहीं रखा गया है। चौथी अनुसूची के बारे में बात किया जाए तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बात करती है चौथी अनुसूची। ठीक है, अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो आपको पता ही है, पहली, दूसरी तो होगी नहीं, तीसरी होगी नहीं, चौथी नहीं होगी। दूसरी क्या है? तो दूसरी आपका सैलरी से संबंधित है, तीसरी ओथ से संबंधित है यानी शपथ से संबंधित है, और चौथी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो इसका सिंपल सा आंसर कितना होगा? पहला, ए नंबर। ठीक है, कोशिश कीजिए कि सारा का सारा ऑप्शन को एक बार देख लेने का कि ऑप्शन में क्या क्या है और सारा का सारा ऑप्शन के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। भारत के संविधान में चौथी अनुसूची विवेचित करती है, बिल्कुल भी आप लोगों को पता है कि राज्य सभा के सीटों का आवंटन के बारे में ये बताती है। राजनीतिक दल बदल को बारे में बता ही दिया आप लोगों को कि राजनीतिक दल बदल जो है सो एक्चुअल में देखा जाए तो 9th अनुसूची में जोड़ा गया है। 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला CAA इसको बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो वो उसी के तहत राजनीतिक दल बदल को जोड़ा गया था। ठीक है ना, सॉरी
राजनीतिक दल बदल नहीं, वो 10th अनुसूची में आता है राजनीतिक दल बदल, माफ कीजिएगा मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया आप लोगों को। राजनीतिक दल बदल जो कानून है सो वो 10th अनुसूची में आता है, ठीक है ना, जिसमें कि आप सीधा सीधे 2/3 को लेकर के आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। पंचायत व्यवस्था फिर भाषाओं को है, तो खैर इसका अलग अलग है आर्टिकल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? हम आपको बता दिए थे कि देखिए तृतीय अनुसूची क्या है, जितना भी लोग हैं उनका बात करता है किसका, तो उसके ओथ के बारे में बात करता है, उनके शपथ के बारे में बात करता है। लेकिन इसमें शपथ किसका किसका नहीं होता है, तो इसमें शपथ नहीं होता है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और गवर्नर का। ये 3 लोगों को छोड़ करके बाकी का शपथ होगा यहाँ पे। तो भारत के राष्ट्रपति के यहाँ पर तो साफ साफ ये कट गया कि ये तो नहीं हो सकता है। चलिए यही बात कर लेते हैं। संघ के मंत्री का होगा, बिल्कुल होगा संघ के मंत्री का। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाने वाली शपथ, बिल्कुल है। संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ, बिल्कुल है। तो इसका जो आंसर होगा 1, 2 एंड 4 होगा, ये वाला सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी नंबर। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज भी दिया हुआ है, आप सबको याद रखिए, इतना ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सीधा सा याद रखिएगा कि देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मतलब गवर्नर, ये 3 का लिए अलग अनुच्छेद है। राष्ट्रपति के लिए 60 है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो इसके 3 के लिए, और बाकी जितने भी लोग होते हैं ना, उनका सारा का सारा अगर बात किया जाए शपथ के बारे में, तो वो तीसरी अनुसूची में उसको रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिएगा सूची 1 को सूची 2 के अथी में आपको करना है इसको। तो देख लीजिए चतुर्थ कहाँ जाता है, षष्टम कहाँ जाता है, अष्टम कहाँ जाता है और नवम कहाँ जाता है। चतुर्थ के बारे में पता है कि चतुर्थ क्या करता है? चतुर्थ जो होता है सो राज्यसभा में सीटों का आवंटन करता है। जो जो आता है पहले उसको कर लीजिए। चतुर्थ जो होता है सो राज्यसभा में सीटों का आवंटन करता है। अगर हम भूमि सुधार के बारे में बात करते हैं, तो नौवां जो है सो भूमि सुधार के बारे में बात करता है। नौवां जो है सो भूमि सुधार के बारे में बात करता है। अगर हम अष्टम के बारे में बात करते हैं, तो अष्टम जो है सो भाषा के बारे में बात करता है। तो षष्टम नॉर्मल सा बात है, षष्टम जनजातीय जाति के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला का तीसरा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सिर्फ यही है। तो ऑप्शन नंबर सी आप मार करके सीधे निकल सकते हैं, तीसरा। और षष्टम हो गया आपका जनजातीय क्षेत्र, अष्टम हो गया आपका भाषा, नवम हो गया आपका भूमि सुधार। तो ये आपका सी नंबर इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे सी नंबर आंसर है। चतुर्थ राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, षष्टम जनजातीय क्षेत्र है, अष्टम भाषा है और नवम भूमि सुधार से संबंधित होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप देखिए ये है आपका 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची क्या करता है। देखिए 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची को जाने से पहले ज्यादा बेहतर है कि आपको जो आता है पहले आप उसको सरिया लीजिए। तो जो नहीं आता है वो सीधा सीधी चलिए हम ऐसे सरियाते हैं। 8वीं अनुसूची के बारे में पता है कि 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में ज्ञान देता है हमको, तो भाषा के हम लगा दिए। 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची है कि कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम 10वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं, तो 10वीं अनुसूची आपका दल बदल के बारे में बात करता है, विधायी शक्तियों का वितरण होगा, तो ये होना चाहिए यहाँ पे। आई थिंक यही होना तो चाहिए। और देख लेते हैं इसका आंसर कितना नंबर है। इसका आंसर सी नंबर है, आप मिला लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है, यही होना चाहिए इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण है, 8वीं अनुसूची भाषाएं हैं, 9वीं सूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। कौन सा? तो भूमि सुधार से अगर जब भी आपको मिलता है ना, तो चुपचाप से आंख बंद करके 9वीं सूची लगा दीजिएगा। 9वीं सूची के बारे में पता है कि पहला सीएए के द्वारा इसको किया गया था, फर्स्ट सीएए के द्वारा इसको किया गया था तैयार, और 1951 में हुआ था, ये 9th अनुसूची को जोड़ा गया था इसमें, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पॉलिटी का क्वेश्चन भी। 10 क्वेश्चन रेडी हो गया आपका पॉलिटी का भी। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि फिजिक्स शुरू होने वाला है। चलिए फिजिक्स। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया था, ठीक है। चलिए फिजिक्स। चलिए निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में अगर ऑप्शन है आपका 320 से 400 न्यूटन मीटर, 200 से 280 न्यूटन मीटर, 280 से 320 न्यूटन मीटर और 400 से 600 न्यूटन मीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो 200 से 280 न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। 200 से 280 न्यूटन मीटर। अगर इसके बारे
में हम लोग थोड़ा सा जान लें तो तरंग दैर्ध्य की न्यूनतम रेंज वाले विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होती है, अतः विकल्प बी उत्तर होगा। क्योंकि देख लीजिएगा कि जिसका मिनिमम आपको दिया हुआ रहेगा ना वही होता है, ठीक है। इसका आंसर हो गया। सौर विकिरण निम्न में से किस परास पे काम करता है? तो देखिए सौर विकिरण जो होता है ना निम्न में से 400 से 700 का न्यूटन मीटर का रेंज होता है, उस पर काम करता है। अगर न्यूटन मीटर सॉरी न्यूटन मीटर नहीं, नैनोमीटर का रेंज होता है उस पर काम करता है। तो नैनो का बारे में अगर बात करते हैं तो 10 का पावर -9 को नैनो बोला जाता है, ठीक है ना। अगर 10 का पावर -9 होता है उसी को हम लोग नैनो बोलते हैं। ओके, 10 का पावर -9 को ही नैनो बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो इसके बारे में कुछ जान लिया जाए। तो पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 10 का पावर 6 नैनोमीटर तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को बैगनी विकिरण परास जिसका 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होगा। परावैंगनी विकिरण का जो परास यानी कि रेंज होता है वो 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होता है। दृश्य प्रकाश जो हम लोग को दिखता है उसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। परास जिसका होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, तथा औरक्त प्रकाश इंफ्रारेड इसको बोला जाता है, जिसका कि 700 नैनोमीटर से 10 का पावर 6 नैनोमीटर तक विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए पराबैंगनी का विभाजन है 100 से नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर का। दृश्य प्रकाश हो गया 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का, और रक्त परास हो जाता है 700 नैनोमीटर से 10 का पावर 6 नैनोमीटर तक विभाजित किया जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम लोग दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान कितना होता है, तो दृश्य प्रकाश से आपको पता है 400 से 700, तो यहाँ पर देखा जाए तो चलिए नजदीक यही हो रहा है 390 से 780, तो आप इसको टिक करके जा सकते हैं कि 390 से 780 परास इसका रहता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो वह जो मानवीय आंखें द्वारा देखा जाता है, एक सामान्य मानवीय आंख 390 से 750 न्यूटन मीटर तरंगदैर्घ्य के बीच के विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मानव आंख द्वारा प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सुग्राही होती है वो कितना होती है? ये होती है 5500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो 5500 एंगस्ट्रॉम जो होती है सो मानव आंख के लिए सुग्राही होती है। आराम से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए मानव आंख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम या 555 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए सुग्राही होती है। ज्ञातव्य है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है, और मानव नेत्र दृश्य प्रकाश की मध्यम तरंगदैर्घ्य वाली किरणों के विशेषकर पीले हरे रंग की प्रकाश की किरणें तरंगदैर्घ्य 555 नैनोमीटर के प्रति सर्वाधिक सुग्राही होता है, ठीक है। अतः विकल्प बी उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि लाइट की जो प्रकृति होती है ना, ये लाइट वेव की तरह भी काम करता है, पार्टिकल की तरह भी काम करता है। इस चीज को याद रखना। लाइट के बारे में पूछा जाए कि तरंग की तरह काम करता है, सिर्फ तरंग की तरह काम करता है, तो नहीं, सिर्फ कण की तरह काम करता है। तरंग की तरह भी काम करता है, ये कण की तरह भी काम करता है। इसी के लिए इसको कहा गया है कि लाइट जो होता है सो तरंग और कण दोनों की तरह काम करता है। क्योंकि देखो बहुत से ऐसे वैज्ञानिक थे जो लाइट को तरंग मान करके एक्सपेरिमेंट किए थे, उनका भी सही आया था, और लाइट को वेव मान करके एक्सपेरिमेंट किया गया था, उनका भी सही आया था। तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता ना, दोनों बोलते कि नहीं मेरा सही है मेरा सही है। तो उसी को मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक वैज्ञानिक आकर के दोनों के बीच में ये सुलह करवाए, और उसको बोला गया कि नहीं देखो भाई, लाइट जो होता है सो तरंग की तरह भी काम करता है और कण की तरह भी काम करता है। लाइट दोनों की तरह काम करता है, तरंग की तरह भी और कण की तरह भी। तो इसका आंसर हो गया आपका सी नंबर। ओके, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करती है, कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुणों जैसे व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवन आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुणों जैसे प्रकाश, विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलती प्रतीत होती है क्योंकि यह देखो यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, यह भी सही नहीं है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, बिल्कुल ये सही है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो होता है वो बहुत छोटा होता है। इसी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में जा रही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो देखो एक चीज हम आपको बताते हैं, यहाँ पे हालांकि ऑप्शन देख लो, कॉस्मिक किरण,
प्रकाश, इलेक्ट्रॉन या पराध्वनिक तरंग। देखिए देखिए मैक्सिमम स्पीड जो देखा गया है ना आज तक, अगर मैक्सिमम स्पीड जो मापा गया है वो मापा गया है प्रकाश का, जो कि 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। याद रखिएगा 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये स्पीड कहाँ पे होता है, इस चीज को भी ध्यान रखना। ये स्पीड होता कहाँ पे, ये स्पीड हमेशा वैक्यूम में होता है। जो वैक्यूम मतलब कि निर्वात, जहाँ पे बिल्कुल एयर नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूम, ठीक है ना। तो प्रकाश का जो मैक्सिमम स्पीड आज तक जो मापा गया है वो प्रकाश का ही मापा गया है। उससे ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और जो कि कितना है 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। समझ में, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बारे में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक है, ध्वनि का वेग सबसे सर्वाधिक है, नहीं। आकाश पिंडों का वेग सर्वाधिक है, नहीं। रॉकेट का वेग सब सर्वाधिक है, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि प्रकाश का वेग सबसे सर्वाधिक होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। बता भी दिए हैं कि प्रकाश का वेग मैक्सिमम कितना होता है, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है क्वेश्चन, ऑप्शन हो गया ए नंबर। प्रकाश की गति निर्वात में 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि ध्वनि होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की गति पानी में 2.25 मीटर इंटू 10 2.25 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश का वेग कांच में 2.0 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है, याद रखिएगा। आकाशीय पिंडों एवं रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफी कम होता है, बहुत कम है यार, उसको कंपेयर भी आप नहीं कर सकते हो, नेग्लिजिबल है अगर देखा जाए तो। चलिए प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग कितना होता है, तो अनुमानता कितना है। शून्य अवकाश मतलब क्या हुआ, वैक्यूम, आपको बता भी दिया निर्वात, जहां पे बिल्कुल भी कुछ नहीं उसको बोलते हैं शून्य अवकाश, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वेग कितना होता है, तो इसका वेग जो होता है 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन तो आपका अजीब अजीब सा दिया हुआ है, 3 गुने 10 का पावर 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सही नहीं है। 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 गुने 10 का पावर 8 किलोमीटर पर सेकंड, 3 गुने 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष में देखो दूरी का मात्रक होता है, इस चीज को याद रखना, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक होता है, तो वर्ष का भी बहुत लोग मात्रक देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक होता है। हालांकि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, वही आंसर होगा इसका। बी नंबर। अब चलिए ये खत्म हो गया है आप लोगों का स्लाइड। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा हो सकता है तो शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डेली रात में 8 बजे के आसपास आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, डेली का डेली। और इस बार तो पहला वीडियो था, इसीलिए मैंने इसमें टाइमर को यूज नहीं किया है। और नेक्स्ट जो वीडियो आप लोगों को मिलेगा उसमें आप लोगों को प्रॉपर 15 सेकंड का टाइमर लगा हुआ आएगा, ठीक है। वो 15 सेकंड खत्म होगा, तब तक आप लोगों को अपना आंसर को नोट डाउन करना है, और उसके बाद लास्ट में मिलाना है कि आप लोगों ने कितना आंसर सही दिया है। और एक्सप्लेनेशन भी मैंने कर दिया है, तो होप ये कोशिश रहेगी कि आप लोग भी इस चीज से काफी कुछ सीखेंगे। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।